जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। तो चलिए दोस्तों, अपन आज के लेक्चर में देखने वाले एमपी वर्ग 3 परीक्षा से लेकर के दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो की खास बात यह है कि दोस्तों ये हाथ के द्वारा लिखे गए क्वेश्चन जो कि हुबहू क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपन आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें कि खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है, तो खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली झूम कृषि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले फैक्ट की बात करें, यहाँ पर बात करें मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता तापमान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। ठीक इसी प्रकार से और अपन आगे बढ़े यहाँ पर और देखें यहाँ पर अगले फैक्ट की यहाँ पर बात की जाए और बात करें यहाँ पर मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता वाली आर्द्रता है, तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता वाली आर्द्रता 60% हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें कि धरणीय और स्थानीय विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, तो कहाँ पर किया गया? ब्रट लैंड ने। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करेंगे धारणीय विकास संबंध रखता है जो कि नवनियतवादी अवधारणा से। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें कि सतत स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IUC ने सतत स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसी प्रकार बढ़ते हैं अपन अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। ठीक इसी प्रकार अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें कि पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है जो कि संक्रमण इकोटोन के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करेंगे धरणीय विकास की दृष्टि से विद्युत का उत्पादन सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत। जल विद्युत धरणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसी प्रकार से अपन अगले फैक्ट की बात करें और यहाँ पर देखें यहाँ पर कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, अगले फैक्ट की यहाँ पर जाने कि एंजाइम क्रियाशील का सर्वोत्तम ताप है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तक। ठीक इसी प्रकार से अगले अपन फैक्ट की बात करें कि वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है, तो वनस्पति के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। ठीक इसी प्रकार से अगले अपन फैक्ट की यहाँ पर बात करें कि पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है, तो क्या हो जाएगा? ह्यूमस। ठीक इसी प्रकार से अगले यहाँ पर फैक्ट की बात करें यहाँ पर कि भारत में और नालिका या अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो मालवा का पठार। ठीक इसी प्रकार से अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक और नालिका अपरदन करने वाली नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें कि सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीट मृदा में। ठीक इसी प्रकार से अगले यहाँ पर फैक्ट की बात करें क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो जो क्लोरोफिल निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक तत्व है। ठीक इसी प्रकार से देखें अगले फैक्ट की यहाँ पर कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। दोस्तों ये वीडियो केवल आप रिवाइज के पर्पज से देख सकते हैं जो कि आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करेंगे जल क्रांति मृदा में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव। और इसी प्रकार से आगे बढ़े यहाँ पर कि पौधों पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश जो कि अवशोषण है 83% और परावर्तन की बात करें तो 12% एवं परागत की यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। यानी हम कह सकते हैं कि पौधों पर जो पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश है भाई अवशोषण में 83% और परावर्तन में 12% एवं परागत में 5%। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले फैक्टों को यहाँ पर देखें और जानें कि पौधों द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश 83% का केवल 4% भाग प्रकाश के संश्लेषण में काम आता है, बाकी 79% भाग वातावरण में विसर्जित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पौधों के द्वारा जो अवशोषित किए गए प्रकाश का 83% केवल
83% का केवल 4% भाग प्रकाश के संश्लेषण में काम आता है, बाकी 79% भाग वातावरण में विसर्जित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक इसी प्रकार से अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सहायक रंगों के आधार पर प्रकाश लाल एवं नीला रंग होता है। ठीक इसी प्रकार से अगले यहाँ पर फैक्ट की बात करेंगे, बाष्पोत्सर्जन है में रंगों का खुलना एवं बंद होना निर्भर करता है, तो कर पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें कि कीट भक्षी पौधों हैं जो कि यूटिक्यूलेरिया, नेपेथिस, डायनेफिया और डोफेरा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें कि प्रकाश द्वारा पौधों में निर्माण होता है, तो प्रकाश द्वारा पौधों में निर्माण होता है तो विटामिन ए एवं कैरोटीन्स का। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से अपन अगले यहाँ पर फैक्ट की बात करें कि प्रकाश द्वारा पौधों के किस हार्मोन्स को नियंत्रित किया जाता है, तो पौधों के द्वारा जो ऑक्सन हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें कि दीर्घ दीप्तिकाली या लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, तो पालक, गेहूँ और जौ इत्यादि। ठीक इसी प्रकार से अगले यहाँ पर फैक्ट की बात करेंगे, अल्प दीप्तिकाली हैं यानी शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, तो सोयाबीन, जेंथियम्स ईटीसी। ठीक इसी प्रकार से बात करें प्रकाश उदासीन पौधे, जो प्रकाश उदासीन पौधे हैं वह टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी, कपास, अन्न, इस प्रकार से प्रकाश उदासीन पौधे हैं। इसी प्रकार से अगले फैक्ट की बात करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल ऑक्सीकरण होता है। और इसी प्रकार से आगे देखें अगले फैक्ट की बात करें कि नाइट्रोजन का उपयोग कर पौधे प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लियक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि मृदा का अब देखते हैं संगठन, जो कि ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ 5 से 10% तक है होता है। ठीक इसी प्रकार से खनिज पदार्थ की बात करें जो कि 40 से 45% होता है। ठीक इसी प्रकार से मृदा जल की बात करें तो यह लगभग 25% के लगभग में होता है। इसी प्रकार से वायु की बात करते हैं तो वायु का लगभग 25% मृदा में होता है। ठीक इसी प्रकार से अपन यहाँ पर अगले फैक्ट की बात करें यहाँ पर और देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय मृदा ट्रॉपिकल सॉइल्स में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। ठीक इसी प्रकार से अगले यहाँ पर फैक्ट की बात करें यहाँ पर कि मृदा जीव हैं, तो जीवाणु, कवक, शैवाल, केंचुआ, घोंघा, मेंढक, कीड़े आदि जो कि मृदा के जीव हैं। ठीक इसी प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है। और बात करें यहाँ पर के किसान का मित्र कहा जाता है, तो किसान का मित्र सर्प एवं केंचुए को कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अम्लीय मृदा की बात करें तो अम्लीय मृदा का जो पीएच मान वह 7.0 से कम होता है। ठीक इसी प्रकार से क्षारीय मृदा का पीएच मान की बात करें तो यह 7.0 से अधिक होता है। यहाँ पर उदासीन की बात करें तो उदासीन मृदा का पीएच मान 7.0 होता है। ठीक इसी प्रकार से चूना युक्त मृदा में उगने वाले पौधों की बात करें तो यह कैल्सिकोल्फ, चूना युक्त मृदा में उगने वाले पौधे कैल्सिकोल्फ कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपन यहाँ पर अगले फैक्ट की बात करें, अब अपन बढ़ते हैं परजीवी पौधों की ओर। तो परजीवी पौधे की बात करें तो इसमें प्रथम नाम आता है अमरबेल, लोरेंथस, ओरोबिका, बेलोनोफोरा और रेप्लेसिया। इसी प्रकार से पूर्ण मूल परजीवी की बात करें तो ओरोबेंकी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार से देखें आंशिक मूल परजीवी की बात करें तो चंदन, जो कि आंशिक मूल परजीवी पौधा है। ठीक इसी प्रकार से पूर्ण स्तंभ परजीवी की बात करें तो यह अमरबेल हो जाएगा, पूर्ण स्तंभ परजीवी पौधा अमरबेल। और इसी प्रकार से देखें आंशिक स्तंभ परजीवी की बात करें तो लोरेंथस एवं बिकमस हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं अपन सहजीवी पौधों की अब बात करते हैं। तो सहजीवी पौधों की बात करें अपन तो लाइकेन एवं नाइट्री कारक जीवाणु सहजीवी पौधे के अंतर्गत आते हैं। भाई लाइकेन की बात करें तो यह कवक एवं शैवाल से मिलकर बना है। ठीक इसी प्रकार से मृतोपजीवी पौधे की बात करें तो यह ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस और पोनीफिलियस, कुकुरमुत्ता, मोनोट्रोपा और नियोट्रोपा
टिड्डा आदि मृतोपजीवी है पौधे हैं। इसी प्रकार से अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो कीट भक्षी पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक इसी प्रकार से पारिस्थितिकी नीति की बात करें तो यह शब्द प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनलैंड ने किया था, पारिस्थितिकी नीति शब्द का प्रयोग। और इसी प्रकार से अपन अगले यहाँ पर फैक्ट की बात करें कि परितंत्र जो कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो एजी टेफ्लिक के द्वारा परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार से अगले फैक्ट की बात करें कि सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है, तो सभी उपभोक्ताओं में परपोषी का गुण पाया जाता है। अगले फैक्ट की बात करें जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, तो क्या करते हैं? अपघटक। इसी प्रकार से अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। इसी प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, इसे दोस्तों आप रिवीजन के पर्पज से जरूर देखें, वीडियो पूरा अवश्य देखें। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले फैक्ट की बात करें, अब अपन बात करते हैं उत्पादकता की। तो उत्पादक की बात करें यहाँ पर तो सभी हरे पौधे जो कि फाइटोप्लैंक्टन शामिल है ये स्वयं पोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपन और बात करें उपभोक्ता की बात करें, कंज्यूमर की बात करें तो अपना भोजन उत्पादक अथवा उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। और इसमें अगले फैक्ट की बात करें तो सभी उपभोक्ता परपोषी होते हैं। और अपन अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें तो शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। और इसी प्रकार से अपन अगले फैक्ट की बात करें यहाँ पर कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, यहाँ पर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की बात करें तो अपना भोजन उपभोक्ताओं या पौधों से प्राप्त करते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। इसी प्रकार से अगले फैक्ट की बात करें ये शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, घोड़ा व टिड्डा। इसी प्रकार से बात करें अपन अब द्वितीय श्रेणी की बात करें, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की बात करें तो ये अपना भोजन प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं यानी शाकाहारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। जैसे अपन अगले फैक्ट में देखें यहाँ पर जैसे ये मांसाहारी होते हैं, जैसे मेंढक, बिल्ली और भेड़िया द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी की बात करें यहाँ पर तो ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो कि मांसाहारी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें मांसाहारी एवं सर्वाहारी होते हैं, जैसे शीर, चीता इत्यादि। इसी प्रकार से अपन अगले यहाँ पर फैक्ट की बात करें यहाँ पर अब करते हैं अपघटक की बात करते हैं, जो कि अपघटक करता है तो एक जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये उपभोक्ता एवं उपभोक्ताओं के मृतक शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, जैसे कवक एवं जीवाणु। इसी प्रकार बढ़ते हैं अपन और इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि प्रत्येक पोषक तत्व पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है, तो यह 90% केवल 10% ऊर्जा जो कि अगले पोषक स्तर में पाई जाती है। इस प्रकार से अगले फैक्ट की बात करें अमोनिया के नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण। ठीक इसी प्रकार से और देखिए अगले फैक्ट कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम दिया था, तो किसने दिया था? लैंडमान के द्वारा दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से अगले फैक्ट की बात करें समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है, तो यह 320 GM शुद्ध भार का प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। इसी प्रकार से अगले फैक्ट की बात करें तो सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह कम हो जाती। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन इतने ही फैक्ट यहाँ पर कवर करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो दोस्तों इसे शेयर जरूर करना, और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसका अगला पार्ट भी आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह से दोस्तों अपना सपोर्ट बना रखेंगे तो दोस्तों अगला वीडियो भी आपको जल्द
मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।